हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हम डिस्कस कर रहे थे समूह 15 के तत्व, समूह 15 के तत्व ग्रुप 15 एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था, कौन कौन से तत्व होते हैं समूह 15 में, उनको देख लिए थे। आज हमें उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने हैं, तो दोनों को फिनिश करेंगे आज हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकझक के। तो हेडिंग डाल लो, भौतिक गुण। समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण, गुण या गुणधर्म लिख सकते हो आप। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, समझ गए? तो पहला आ जाता है इसमें परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या। चलो देखो, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। फर्स्ट ईयर में आप ये सब डिटेल में पढ़ा होगा, आवर्त सारणी वाले लेसन में ना। गुणधर्मों की आवर्तिता आपने पढ़ा होगा, तीसरा लेसन है जो, उसमें ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो हम आपको बता दें, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बेटा जी, एटॉमिक रेडियस ये परमाणु त्रिज्या कहलाती है, समझ गए? आयनिक त्रिज्या क्या होती है? किसी आयन की, जैसे कोई आयन है, मान लो सोडियम था, ठीक है, सोडियम का नाभिक था, तो इसमें पहली कोश होगी, दूसरी कोश होगी। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एक तीसरी कोश होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आयन तभी तो बनेगा जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसके बाहरी कोश का Na+ बन जाता है, धनायन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है? धनायन। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी बेटा जी? इस कोश से इस कोश की दूरी होगी, क्योंकि ये कोश खत्म हो, ये कोश था लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता हो उसी को तो कोश कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के इसमें कहीं है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, तो इसको कोश काम मानेंगे हम। अब ये कोश का काम हो गया खत्म, समझ आ गई बात? इस कोश का हो गया काम खत्म। अब 2 ही हो गए, यहाँ पे त्रिज्या इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से त्रिज्या क्या हो गई? इसकी छोटी हो गई, समझ गए? त्रिज्या क्या हो गई? छोटी हो गई। तो आयनिक त्रिज्या यही है, किसी आयन में उसके नाभिक से उससे बाह्यतम कोश की दूरी क्या होती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है, समझ गए? अब देखेंगे समूह जो 15 होता है, समूह के 15 के कौन से तत्व होते हैं? बताओ बेटा जी। नाना पाटेकर, आसाराम, सब बीमार या बेईमान जो भी कहो, है ना? तो समूह 15 में नाना पाटेकर, आशाराम, सब बीमार। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इधर से तो इधर को नहीं जा रहे हैं। समूह जो 15वां ये समूह है, ये 15 नंबर ग्रुप है, तो इसमें कहाँ ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आवर्त को जो लेके बात बोलेंगे हम, ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर के बोलेंगे। अब जो ये समूह की बात कर रहे हैं। आवर्त जो होता है उसमें बाएं से दाएं आते हैं, इधर से बाईं तरफ से दाईं तरफ आते हैं। ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है। आवर्त ऐसे होता है, हमारा समूह पीरियाडिक टेबल में आवर्त सारणी में ऐसे होता है, और आवर्त ऐसे होता है। आवर्त 7 होते हैं, समूह 18 होते हैं। तो हम यहाँ पे समूह वाइज अध्ययन कर रहे हैं, आवर्त वाइज अध्ययन नहीं कर रहे हैं हम पी ब्लॉक में। तो हम जो भी बातें करेंगे, जो भी बातें जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलेंगे, चाहे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, जो भी आगे पढ़ेंगे हम, जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, समूह के रिस्पेक्ट में बातें होंगी, क्योंकि हम समूह 15 के तत्व पढ़ रहे हैं। तो समूह को लेकर जो भी बताएंगे, समूह को लेकर बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आपने पढ़ा भी होगा, जब कोई जो भी परमाणु त्रिज्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, किंतु समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है।
क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपने पढ़ा होगा, समझ गए। तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी, समानता है, आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी, समानता है। तो आप लिख सकते हैं ये बात, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कुछ याद रहे ना रहे पेपर में, क्योंकि अपवाद तो मिलते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप अभी ऐसे लिख देते हैं नीचे से ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक, जो भी परमाणु लिखो चाहे परमाणु लिखो तो बात बराबर है, परमाणुक व आयनिक त्रिज्या का मान, परमाणुक व आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। समझ गए। और जो समूह 14 होगा उससे तुलना करने के लिए पूछ लेता है, क्या लाइट जाएगी, नहीं जाएगी। समूह 14 के जो तत्व होंगे उनकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो अधिक होगी, या समूह 15 के जो तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या होगी वो ज्यादा अधिक होगी। बताओ, दिमाग लगाओ। अब सोचो, इसके पहले कौन सा तत्व आता है, ये आता है 7 नंबर, 6 नंबर पे आता है कार्बन। अब नाइट्रोजन की अधिक होगी परमाणु त्रिज्या या कार्बन की अधिक होगी परमाणु त्रिज्या? हम आपको बतला दें कि कार्बन की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो अधिक होगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि जो भी समूह में होता है, समूह में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं आने पर क्या होती है, घटती है। तो समूह में 14वें से इधर आवर्त में, सॉरी गलत बोल जाता हूँ मैं, गधा हूँ ना समूह जो होता है, आवर्त जो होता है, ये आवर्त पहले, आवर्त में ये समूह पहले मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, इसके बाद जो आएगा ऑक्सीजन वाला वो और बाद में मिलेगा। तो धीरे धीरे इधर को आने पर परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या घटती जाएगी। अतः जो 15वें समूह के तत्वों की परमाणु व आयनिक त्रिज्या होती है 14वें समूह के परमाणु त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है। आई रिपीट, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जो इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या होगी वो इन तत्वों के 14वें समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से कम होगी। बात इतनी सी है। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम उधर से इधर आ गए ना यहाँ पे, अब 16वें समूह में जाएंगे तो और इधर आ जाएंगे, तो इधर ही आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगी, परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या घटती जाएगी। समझ गए? घटती जाएगी। चलो हो गए, इतना आपको लिखना। एक बात और बता दें हम आप पे, यहाँ पे जो आयनिक बांड बनता है ना बेटा जी, नाइट्रोजन फास्फोरस में, नाइट्रोजन और फास्फोरस में आयनिक बांड, इन दोनों के बीच में आयनिक बांड बनाने की क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन इसके बाद फास्फोरस के बाद विस्मित तक घटती है। अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या का मान नाइट्रोजन से फास्फोरस तक बढ़ता है, किंतु फास्फोरस से विस्मित तक घटता है। आई रिपीट, सहसंयोजक त्रिज्या का मान नाइट्रोजन से फास्फोरस तक बढ़ता है, किंतु फास्फोरस से विस्मित तक घटता है। समझ रहे हो? अब सहसंयोजक त्रिज्या कौन सी होगी? सहसंयोजक त्रिज्या जो सहसंयोजक बांड वाली होगी। सहसंयोजक बांड कौन से होते हैं? जब दो परमाणुओं के बीच उनके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, साझा होगा, शेयरिंग होगी, तब बनेगी सहसंयोजक बांड, तब बनेगी सहसंयोजक त्रिज्या। तो धीरे कहने का अभिप्राय यह है मेरा कि आगे यहाँ पे जो इतने शेयरिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे वो आगे नहीं बन पाएंगे। होता क्या है, जो यहाँ पे हमने बोला था NS2 समूह 15 है ना, तो NSNP3 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो N होगा इसके ये पांचों इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ये लोन पेयर बन जाता है, लोन पेयर भाग ले लेता है। फास्फोरस होगा, फास्फोरस के भी पांचों इलेक्ट्रॉन
भाग ले लेते हैं बांड बनाने में। लेकिन इसके बाद जो होता है धीरे धीरे बिस्मित वगैरह देखोगे आप, नाना पाटेकर, आसाराम, शब बेईमान, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मित में देखोगे तो आप जो ईएस वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं धीरे धीरे करके। एक अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना बेटा जी, जैसे हम बोल दिए 4s2 4p3, तो इन दोनों में ऊर्जा के बहुत अधिक अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? इन दोनों के कोषों में जो उपकोष हैं, यस 4s वाला उपकोष और 4p वाला उपकोष, इन दोनों की ऊर्जा की मात्रा में बहुत अधिक अंतर आ जाने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में, आबंध बनाने में, बांड बनाने में भाग नहीं लेते हैं और सिर्फ यही भाग लेते हैं क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव लग जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव लग जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव आपने परिक्षेपण प्रभाव या वो स्केटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, स्केटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा या शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव पढ़ा होगा, परिरक्षण प्रभाव पढ़ा होगा। जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, बहुत सारे बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, वो इस पर कम होगा क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रॉन है वो उस पर बाधा बनेंगे लगाने में। तो इसी की वजह से होता है, इनके बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है, इनके बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए बेटा जी यह वाले, क्योंकि जब बांड बनती है किसी के समान ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन ही बांड बनाने में भाग लेते हैं, क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर और इसका ऊर्जा स्तर में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यस उपकोष वाले भाग नहीं लेते हैं। यही होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, यही होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ये बातें आगे फिर मिलेंगी। बात समझ में आई? क्योंकि आप सोच सकते हैं जो नाइट्रोजन है साइज बहुत छोटा होगा, नाइट्रोजन है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो नाभिक है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ही कोष में का बात बराबर हो गई, 15 है, इसमें 3 कोष आ जाएंगे। अब 15 के बाद इसमें और 4 कोष आएंगे, फिर आगे आगे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, 5-6 आगे कोष बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे साइज भी तो बढ़ रहा है परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? जो उनके ऊर्जा में अंतराल है वो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बांड बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की उस तरह से नहीं हो पाती। सहसंयोजक बांड बना लेगा वो अलग बात है, ठीक है, सहसंयोजक बांड बना लेगा वो अलग बात है, ठीक है, कुछ बना लेते हैं, लेकिन सहसंयोजक या बांड नहीं बनती, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो पाती। ये चीज़ मुझे बतानी थी बस। अगला आ जाता है आयनन एंथैल्पी। अगला गुण आ जाता है बेटा जी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी ये क्या होती है? एंथैल्पी बोले तो एनर्जी, ऊर्जा। एंथैल्पी देख के घबराओ ना, तो ऊर्जा ही है, ठीक है। ये कौन सी ऊर्जा है? जो आयन बनाने में जो ऊर्जा लगती है वही है आयनन ऊर्जा, है ना। कोई आयन 2 तरह के, एक धन आयन एक ऋण आयन। कोई ऋण आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, धन आयन इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो ऊर्जा लगती है वो क्या है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा समझ गए? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? आयनन ऊर्जा। अब बताओ, सोचो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है,
समझ रहे हो? यहाँ पे कोस की दूरी बढ़ रही है, फास्फोरस से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूरी बढ़ गई। आगे आगे और जाओगे 3-4 कोस आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? दूरी बढ़ती जाएगी नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर दूरी बढ़ती जाएगी, तो नाभिक से बाह्यतम कोष तक जो आकर्षण बल होगा वो भी घटता जाएगा। फिर से समझो, अब यहां से चुंबक है, ये चुंबक है, धनावेश होता है। हालांकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती पर उस मात्रा में नहीं बढ़ती जितनी इस मात्रा में दूरी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य जो आकर्षण है वो घटता जाता है। घटता जाता है तो आकर्षण, तुम हमारे पास हो तो हम तुमको ज़्यादा मजबूती से खींच रहे हैं। जैसे कोई चीज़ चुंबक है, ये चुंबक है, ये लोहे का कीला, मेरी उंगली क्या समझो कीला है, पास है, मजबूती से पकड़े। अब कोई उंगली को निकालना चाहे, उंगली के इलेक्ट्रॉन समझो, कोई निकालना चाहे, इसको मार्कर को नाभिक समझो, कोई निकालना चाहे निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे जैसे दूर होता जाएंगे उतनी आसानी से खींचा जा सकता है, उतनी आसानी से, उतना का आकर्षण बल उतना ही इसके द्वारा कम लगेगा। बात वही है, जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो इसमें तो आकर्षण अधिक लगेगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें और कम लगेगा, और जैसे जैसे नीचे जाओगे आकर्षण बल और कम लगेगा। समझ रहे हो? जिसने रासायनिक आबंध नहीं, रासायनिक केमिकल केमिस्ट्री का तीसरा लेसन पढ़ा होगा ना, आवर्त सारणी वाला, वही चीज़ें सब जानता होगा। फिर में मेरा समझाना मेरा काम है, पढ़ना ना पढ़ना, समझना ना समझना बाबू तेरा काम है, ठीक है? समझाना मेरा काम है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ लिखवाने पे ध्यान देता हूँ। तो कुछ बच्चे होते हैं बाहरी जो होते हैं वो देखते नहीं हैं, क्योंकि उनको क्या होता क्या है, और नोट्स बनाने नहीं आते। मैं नोट्स बनवाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो नोट्स बनाने को बहुत कम ही बच्चे आते हैं, ठीक है? तो नोट्स बनवा भी दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, नोट बनाने कम ही बच्चे आते हैं, ठीक है? तो यही बात है, इसलिए फिर वो नहीं होता, ठीक है? समझ गए ना? या तो आप लोग ऐसा करना, मेरे पास नोट्स रहती हैं, मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ, या तो नोट्स दे दिया करो, आपको सिर्फ समझा दिया करो बोर्ड पे। अगर इस पे लिए मजबूर हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं नोट्स दे सकता हूँ, जैसे पहले मोबाइल में लगा के जिस नोट से पढ़ाता ना, वो नोट्स है मेरे पास पूरी, तो उस नोट को पूरी मैं दे सकता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, जितना पढ़ाया जाए उतना लिख लिया करो, और मैं सिर्फ समझा दिया करो बोर्ड पर। अगर इसमें तैयार हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा मुझे पढ़ाने में, समझाने तो ज्ञानदर बाबू तैयार हैं, अच्छा? समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ऐसे समझाते रहो, इसको समझा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर लिखवाना पड़ता है तो थोड़ा यहाँ पे बोल के लिखाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, समझ गए? थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जो नया बच्चा आता होगा देखने में, ये क्या चिल्ला रहा है, ऐसे कुछ लिख नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ बता सकते हो आप लोग। अगर मंजूर हो तो अच्छी बात, मेरे लिए भी आराम हो जाएगा। आप लोग लिख लेना, सिर्फ उसे लिख लेना, एक अच्छे चाहे पूरा लेसन लिख डालो, और मैं पूरी नोट शुरू में ही दे दूँगा, समझ गए? धीरे धीरे समझाता रहो, जितना समझा डालो उतना लिख लेना, जितना समझा डालो एक दिन में उतना फिर लिख लेना, जितना समझा डालो उतना फिर लिख लेना। वीडियो देख के समझ लेना और नोट्स लिख लेना, पहले लिख लेना, फिर वीडियो देख के उसे नोट्स खोल के रख लेना, और वीडियो देख के समझ लेना, समझ गए? और कुछ इस तरह बता दूँ यहाँ पे बोर्ड पे, कुछ इस तरह बता दूँ यहाँ बोर्ड पे, तो उसको अलग से नोट कर लेना, उसको अलग से लिख लेना, क्या दिक्कत है? पेंसिल वगैरह कहीं से भी आसपास साइड में लिख सकते हो, आगे पीछे, समझ गए? अगर इस बात में मंजूर तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ऊब नहीं लगेगी ऐसे लिखने में, ठीक? अच्छा रहेगा। तो बेटा जी बता देना प्लीज़ मेरे से, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयार हो तो, ठीक? चलो आ जाओ। तो समझ गए ना? तो ऊपर से नीचे जाने पर आकर्षण बल घटेगा, इसलिए आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, आयनन आकर्षण पर नाभिक से आकर्षण बल जो हो वो कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिख लो, आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऐसे लिखो, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम बल से आकर्षित होते हैं और आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। समझ गए? चलो ठीक है। टी शर्ट पहन के आज पढ़ा रहे हैं, यही पहने थे, हमने कहा कहाँ चेंज करें, चलो छोड़ो, बनाए देते हैं इसी को। ठीक है, पहली बार देखे होगे टी शर्ट में मुझे, बहुत लोगों ने दिखा नहीं ना, दुबले पतले हैं, बॉडी वाडी तो है नहीं इतनी फूली हो। वो देखो लाइट चली गई। चलो भौतिक गुण भी नहीं हुए पूरे, 20 मिनट का लेक्चर बन गया। तो लाइट का इंतजार कर लेते हैं ना बच्चा लोग, लाइट को आने देते फिर लिखाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग वैसे ये हो गया। अगली हेडिंग है धात्विक गुण। बेटा जी कौन सी हेडिंग है? तीसरी है। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं। धात्विक गुण। पी ब्लॉक में धात और धात क्या है, एक बात जान लो, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है जबकि अधात्विक लक्षण घटता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है जबकि अधात्विक लक्षण बेटा जी क्या होता है, घटता है। ऐसे बना के लिख लोगे एन हुआ पी, ठीक है, और एस और एस हुआ एस बी, ठीक है बेटा जी, और बी आई, सॉरी बाबा सॉरी, ये क्या है, अधातु है, अधात। इधर लिख लेना लक्षण, ये कॉलम बना लेना एक, ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेना। यहाँ लिख लेना तत्व, यहाँ लिख लेना लक्षण। गर्मी आने लगी मुझे को। अधातु ये क्या है, उपधातु है, सॉरी उल्टा खड़ा हूँ ना, लिख नहीं बन रहा, उपधातु है। ये विस्मित क्या है, विस्मित बेटा तो दुर्बल धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय एक तरह के धातु है, धन विद्युतीय तत्व, ब्रैकेट में धातु भी लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो आगे और पढ़ेंगे और इसी बारे में समझ आ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन से भी आदान प्रदान से भी देख सकते हैं कौन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आर्सेनिक एंटीमनी ये तो बहुत पढ़े होगे, एस आर्सेनिक होता है, एस बी एंटीमनी होता है, ये तो बहुत पढ़े होगे तुम, उपधातु के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। धातु धातु दोनों का कार्य करते हैं, समझ गए बेटा जी, समझ गए। तो क्योंकि परमाणु का मान बढ़ने के साथ साथ समूह में आयरन एंथैल्पी का मान घटती है। आयरन एंथैल्पी मान घटता है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की कैपेसिटी क्या होगी, इसलिए समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धातु के लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। धातु के लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, समझ गए। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, घटने का मतलब क्या हुआ, आयनन एंथैल्पी मान घटने का मतलब क्या हुआ, कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। भाई यहाँ पे कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे और थोड़ी सी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ पे सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, फिर मतलब तो धातु हो गया आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, ये थोड़ा त्याग भी देते, त्यागते भी नहीं, ले भी लेते हैं, इसलिए उपधात में आ गए। ये त्यागते ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करवाना बहुत जटिल काम है, इसलिए क्या हो गई, अधातु हो गई। यही तो है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी घटती है, इसीलिए क्या, वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के लक्षण बढ़ता है। क्योंकि धातु के लक्षण देखो मिल गया, आगे जो होगी और वो भी धातु होगी। धातु के लक्षण देखो, धातु मिल गई उधर से इधर आने पर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नाना पाटेकर, आसाराम सब यहाँ पहुँचे, यहाँ पे बीआई तक में धातु मिल गई, मतलब धातु के लक्षण बढ़ा है, घटा नहीं है। अधातु धातु थी, उपधातु आ गई, देखो फिर धातु आ गई, धातु के लक्षण बढ़ा है, घटा नहीं है, समझ गए। तो इसलिए लिखें क्या, धातु के लक्षण बढ़ता है, समझ गए। अगली वैसे आ जाती है हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जानते हो तो मान क्या होता है, किसी भी वर्ग में जाओ, किसी भी समूह ऊपर से नीचे जाओ तो क्या होता है बेटा जी, घटता है, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लोगे विद्युत ऋणात्मकता, उसमें लिख लोगे
वो तो पता ही है आपको, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है किसी भी समूह में, तो इसमें भी घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे लिख लेना, समूह जो किसी आवर्त में जब हम जाते हैं, किसी आवर्त में जब हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। इसलिए समूह 14 के जो तत्व होंगे, समूह 15 के जो तत्व होंगे, उन समूह 15 के जो तत्व होंगे समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। समझिए, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी? समूह 15 वालों की अधिक होगी, ठीक है। 16 वाली की और अधिक होगी, 17 वालों की सबसे अधिक होती है। ये तो आपको पता होगा, हेलोजन वाले सबसे अधिक फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, समझिए। तो ये बात भी आपको लिख लेनी है, कि पहले ये लिख लेना, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, ठीक है। समूह 15 के तत्व समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, नहीं ऐसे लिख सकते हो, समूह 15 के तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का मान, समूह 15 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, चलो समझ लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है? NH2 NP3, यही होता है। अर्थात 3 सहसंयोजी आबंध आसानी से बना सकते हैं, या फिर यूँ कह लो, ये 3 बांड तो, क्योंकि यहाँ पे जो P हैं, P के जो ऑर्बिटल हैं, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये फुल है, ये का हाफ फील्ड है। तो इनसे तो साझा हो सकता है, ये भी साझा कर सकता है दूसरे से, ये भी साझा शेयरिंग कर सकता है, ये भी शेयरिंग कर सकता है। मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बांड तो बन सकते हैं, कोवैलेंट बांड और आसानी से बन सकते हैं, शेयरिंग के साथ बन सकते हैं ना। लेकिन ये वाला कोवैलेंट बांड नहीं बना सकता। लेकिन ऐसा सिर्फ नाइट्रोजन के साथ है। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। क्यों? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, ये पीरियड होता है। पीरियड कौन सा है? पीरियड है सेकेंड, पीरियड सेकेंड है। पीरियड सेकेंड है तो कौन से सबसे लाएंगे? सबसे यस आएगा, पी आएगा, डी तो आएगा नहीं इसमें। लेकिन फास्फोरस से होता है, फास्फोरस ये तीसरे पीरियड का है, आर्सेनिक चौथे पीरियड का है। इनमें डी आ जाता है, इनमें जो डी सबसेल है डी वाला आ जाता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे डी वाला मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन निकल के डी वाले में चला जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा पाएगा तो वहाँ पे उसी कोष में जो खाली कक्षक हैं दूसरे उपकोष में, उनमें जाके भर जाता है, समझ रहे हो ना। तो 3 से अधिक भी शेयरिंग कर लेता है। फिर वो दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे मान लो ये हमने फास्फोरस का बनाया है 3H2 और 3P3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है बेटा जी। और 3D वाला जो है, 3D वाला 0 है, खाली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 होते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी में, ठीक है। जब उत्तेजित अवस्था आएगी, थोड़ी सी इसको एनर्जी मिल जाए कहीं से, तो उत्तेजित हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सेल भाई ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में तो होगा जो उसकी ऊर्जा लेवल का होगा। जब उसकी एनर्जी बढ़ जाए तो अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश कर जाएगा, ये समझ रहे हो। जब एनर्जी मिल जाएगी तो ये जाके यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा?
फिर 3s1 बचेगा, और यहाँ क्या होगा बेटा जी, यहाँ तो वैसे ही रहेगा 3p3, फिर यहाँ क्या होगा 3d1 हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे हो जाता। अब ये फास्फोरस का वैसे मैंने बनाया है। अब ये उत्तेजित अवस्था में 5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है, 5 ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है, दिखा सकता है ना बेटा जी, समझ गए, दिखा सकता है आसानी से, समझ गए। बात समझ में आ गई। अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास क्या होता है 2s2 2p3 होता है, सिर्फ उसके पास डी होता ही नहीं, तो दो यहाँ भरे रहते, 3 यहाँ पे भरे रहते। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा अपना फुलफिल करने के लिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये -3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। कितनी संख्या दिखाता है, -3 दिखाता है, समझ रहे हो ना। और फास्फोरस 5 तक दिखा देता है। हालांकि जब, हमेशा याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में, उत्तेजित अवस्था में किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो क्या होगी बेटा जी, धनात्मक होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे -3 तो सब दिखाएंगे, सब कौन कौन से दिखाएंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो -3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। फास्फोरस है तो -3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, नो डाउट, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, ठीक है। आधात भी हैं दोनों, तो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे। ऐसे आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया। बिस्मिथ -3 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। हमने धातु के लक्षण अभी पढ़ा है, तो ये धातु मिल जाती है यहाँ पे, ये दोनों तो उप धातु हैं, तो ये -3 दिखा भी देती हैं और +3 भी दिखा देती हैं, समझ रहे हो। -3 भी दिखा देती हैं, +3 भी दिखा देती हैं, बट ये -3 नहीं दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, या क्या दिखाएगा, +5 दिखाएगा, +5 भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने बताया था जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अक्रिय युग्म प्रभाव वाला। तो आगे ये सच बताएं, ये तो -2 भी दिखा लेता है ऑक्सीकरण संख्या, -1 भी दिखा लेता है, 0 भी दिखा लेता है, +1 भी दिखा लेता है, +1 भी दिखा लेता है, +2 भी दिखा लेता है, +3 भी दिखा लेता है, +4 भी दिखा लेता है, +5 भी दिखा लेता है। ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं हम। पर नाइट्रोजन की जो सह संयोजकता होती है, नाइट्रोजन की सह संयोजकता होती है वो 4 ही होती है बेटा जी, 4 से अधिक नहीं होती, कभी भी 5 नहीं होती। 5 क्यों नहीं होती, मैंने अभी बताया, इसके पास डी उपकोष नहीं होता है। डी उपकोष नहीं होता तो एस वाला इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाने की गुंजाइश नहीं है, तो ये 5 नहीं, सह संयोजकता जो होती है इसकी संयोजकता 5 नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण संख्या अलग चीज़ है, संयोजकता अलग चीज़ है। बाकी सबकी संयोजकता 5 हो जाती है, पर क्योंकि सभी के पास डी उपकोष होता है, लेकिन इसकी नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई बेटा जी। ठीक है, कुछ चीज़ें आप बोल दे, लिख लो। तो -3 ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे क्या हो रही, घट रही है ना, लेकिन +5 की बढ़ जाती है, +5 बढ़ाने की बढ़ती है प्रवृत्ति, ठीक है। तो कुछ पॉइंट बोलते हैं आपको, लिखो, ठीक है बेटा, लिखो। नाइट्रोजन इतनी सारी संयोजकता बना सकता है, लेकिन सब इतनी सारी नहीं बना पाते, ठीक है, सब नहीं बना पाते।
हालांकि +5 ये भी बनाएगा, +5 ये भी बनाएगा, +5 ये भी बनाएगा, क्या ये भी +5 बनाएगा? ठीक है, तो बना भी लेता है, पर वो बना लेता है, ठीक है, पर वो अस्थाई नहीं होता है, +5 ऑक्सीकरण संख्या अस्थाई नहीं है। ये जो यौगिक बनाएगा +5 वाला ऑक्सीकरण संख्या का, वो दूसरे में बदल जाता है, वो अस्थाई नहीं होता, वो किसी दूसरे अन्य यौगिक में बदल जाता है, ऐसा होता है। तो आप कुछ बोलते हैं, हम आप पहले नोट कर लीजिए इस बारे में। लिखिए बेटा जी, लिखिए बेटा जी। नाइट्रोजन अधिकतम 3 सहसंयोजी तथा 3 सहसंयोजी, मैंने बताया है ना भाई, पी वाले 3 जो होते हैं उनसे सहसंयोजी आबंध बना सकता है आसानी से, ठीक है। जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर किसी को दे सकता है तब बंड बना सकता है, 4 सहसंयोजकता दिखा सकता है, ठीक है, लोन पेयर दे के, समझ गए। लेकिन ये इससे सहसंयोजक आबंध नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, शेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन को उसमें सहसंयोजक आबंध में। देखिए आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला लेसन नहीं पढ़ा, रासायनिक आबंध वाला, तो आप झंडू बाम हैं, सच में झंडू बाम, उसको पढ़िए समझिए, ठीक है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ा रखा है, पर और भी कहीं से देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। हो गया है ये सब, चलो कुछ बोल रहा हूँ मैं, लिख डालो। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन अधिकतम 3 सहसंयोजी तथा 1 उप सहसंयोजी बंध बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। तो याद रखना नाइट्रोजन जो होता है 5 सहसंयोजकता नहीं दर्शाता, ठीक है। आगे लिख लो। आगे लिख लो बेटा जी। फास्फोरस आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड, जो पहली वाली अवस्था होती है उसकी आद्य अवस्था में 3 तथा उत्तेजित अवस्था में, फास्फोरस में आद्य अवस्था में 3 तथा उत्तेजित अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः फास्फोरस आद्य अवस्था में 3 सहसंयोजक आबंध, आद्य अवस्था में 3 सहसंयोजक आबंध, आद्य अवस्था में 3 सहसंयोजक आबंध तथा उत्तेजित अवस्था में 5 सहसंयोजक आबंध बना सकता है, ठीक है। तो ये लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना नीचे, समूह 15 के तत्व धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना, सामान्यतः समूह 15 के तत्व -3 व +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख लो, एक बात और लिख लो बेटा जी, इस समूह 15 में ऊपर से नीचे चलने पर, समूह 15 में ऊपर से, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, कोई तत्व ऑक्सीकरण संख्या ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो +5 भी लिख लेना, +5 भी लिख लेना, ठीक है बेटा जी, +5 भी लिख लेना, ठीक है।
इसका हम +5 नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। लिख लो समूह 15 में ऊपर से नीचे चलने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की देखो ऊपर तो नहीं प्रदर्शित करता, फिर धीरे धीरे प्रदर्शित कर रहा है, नीचे तक प्रदर्शित कर रहा है। +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है, तथा +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। देखो नीचे नहीं शो करता, तथा +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। बिस्मिथ का +5 ऑक्सीकरण संख्या वाला एकमात्र यौगिक BiF5 है। सिर्फ यही यौगिक है ऐसा जिसमें बिस्मिथ +5 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता, अदरवाइज ये नहीं दिखाता, क्योंकि इसके +5 वाले यौगिक अस्थाई नहीं होते, पर ये अस्थाई यौगिक है। समझ गए, एक ही यौगिक है अपवाद के रूप में जो अस्थाई है, इसे अपवाद है ये, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या के बारे में और ज़्यादा कुछ ना लिखो, ठीक है बेटा जी। चलो भौतिक गुण आज हमें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा है नहीं, अब कुछ वैसे छोटे छोटे हैं। अगला आ जाता है असमानुपात। जब ऑक्सीकरण अपचयन वाला लेसन पढ़ाए थे हम, तो असमानुपात आपको पढ़ाए थे, ठीक है। असमानुपात हमने बताया था, जब एक ही पदार्थ का, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, तो वहाँ पे असमानुपात अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। जैसे HNO2 है, इसका रिएक्शन बना रहा है HNO3 प्लस बना रहा है NO प्लस बना रहा है H2O। बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगाएंगे 3 बेटा जी, यहाँ लगाएंगे बेटा जी कुछ, यहाँ लगाएंगे 2, बैलेंस हो गया, आप चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखोगे, यहाँ पे तो +3 है, यहाँ देखोगे +5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के देखोगे तो +2 है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ही क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखो, यहाँ पे तो बढ़ रही है +2, यहाँ पे देखो तो -1 हो रही है, घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो अपचयन होता है, अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन का अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ये +3 से +5 +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहा है। अतः यह नाइट्रोजन असमानुपात अभिक्रिया दर्शाता है। नाइट्रोजन इस समूह 15 का कौन सा तत्व असमानुपात अभिक्रिया दर्शाता है? तो नाइट्रोजन असमानुपात अभिक्रिया दर्शाता है। इसी प्रकार फास्फोरस भी दर्शाता है, PO4, ठीक है। ये रिएक्शन होता है PO3 होगा, PO4 बनेगा, PO4 बेटा जी बनेगा, H3PO4, ठीक है। और क्या बन जाएगा, और क्या PS3 बन जाता, फास्फीन बनाने की एक विधि भी हो जाती। फास्फीन हमें आगे पढ़ना भी है। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस यहाँ वहाँ उधर कितना है, +3 ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता हो तो आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ा। फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाता है, ठीक है। अब देख लो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का मान +3 से -3 घट रहा है। तो यहाँ पे फास्फोरस का अपचयन ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, अतः फास्फोरस भी असमानुपात अभिक्रिया दर्शाता है। तो समूह 15 के कौन से तत्व असमानुपात अभिक्रिया दर्शाते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये बात आपको लिखनी है। तो लिख लो नाइट्रोजन की +1 से +4
+1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अम्लीय माध्यम में असमानुपातन लिख सकते हो, असमानुपात या असमानुपातन, आतन ही बोल सकते हो ना, असमानुपातन प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये रिएक्शन लिख सकते हो आप, इसको समझा भी सकते हो। इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 से 5 बढ़ती है तथा 3 से 2 घटती है। जब आगे लिख लो, जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में एक साथ वृद्धि तथा एक साथ कमी होती है, तो इसे असमानुपातन कहते हैं। इस तरह लिख लेना। आगे नई एक पॉइंट लिख लेना बस। समूह 15 में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस असमानुपातन प्रदर्शित करते हैं। ये रिएक्शन भी लिख लेना, फास्फोरस वाला भी। चलो ये होगा। अपरूपता की बात करते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ठीक है। अपरूपता की बात करें तो जो फास्फोरस होता है बेटा जी, ये कई सारे ठोस नाइट्रोजन के 2 अपरूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन ज्ञात हैं। फास्फोरस के अनेक अपरूप ज्ञात हैं, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी ये अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते, और बिस्मिथ भी अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता। हेडिंग डाल लो अपरूपता। तो लिख लो नाइट्रोजन के दो अपरूप ज्ञात हैं। अल्फा ठोस लिखना, ठोस नाइट्रोजन के 2 अपरूप ज्ञात हैं, अल्फा नाइट्रोजन, ठीक है। और कौन सा? एक बीटा नाइट्रोजन, ठीक है। तथा फास्फोरस के अनेक अपरूप, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ठीक है, ज्ञात हैं। तथा आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मिथ के कोई अपरूप ज्ञात नहीं है, ठीक है। चलो हो गया। संकलन बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन में संकलन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन फास्फोरस में सबसे अधिक श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। लिख लो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, हेडिंग डाल लो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। लिख लो नाइट्रोजन में संकलन बनाने की क्षमता कम होती है, किंतु फास्फोरस में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, ठीक है। आपस में जोड़ते चले जाते हैं फास्फोरस, ठीक। ऑक्सीजन के बहुत सारे, ऑक्सीजन को आपको पता है P4H10 तक बनाता है, P4HO10 और P4O6 भी बनाता है, समझे बेटा जी। इतनी क्षमता होती है इसमें, 10 ऑक्सीजन को जोड़ लेता है आपस में। 4 फास्फोरस बीच में किनारे सेट हो जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा हिंट देना चाहूँगा, P हो जाता है, एक यहाँ P, एक यहाँ P लगा दी, ठीक है बेटा जी। क्या होगा? सभी के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दिए, ठीक है, जुड़ गया। यहाँ भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया। अभी और देख लो, अभी तो दो ही दो बांड पूरा हुए हैं फास्फोरस के। फास्फोरस 5 बांड बना सकता है ना। तो आप सबसे डबल ऑक्सीजन जुड़ जाता है, सबसे डबल ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। 4 बांड हुई, अभी एक बांड और भी बना सकता है। ये फास्फोरस इससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है एक ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना। देख लो, गिन लो, ऐसे जुड़ जाते हैं। सब 5 बांड बनाए, जितने फास्फोरस है 5 बांड बना सकता, अभी हमने समझाया है। ये किसकी संरचना है? P4O10 की संरचना है, देख लो।
सबके पूरा, इसके भी 5 पूरा 2 और 3, इसके भी पूरा है 2 और 3, इसके भी पूरा है 2 और 3, इसके भी पूरा 2 और 3। समझ गए बेटा जी। चलो इसको भी बना सकते हो आप अपरूप में। चलो अण बनाने की प्रवृत्ति, तो फास्फोरस में, और जैसे फास्फोरस होता है P4 के रूप में पाया जाता है, आर्सेनिक होता है P4 के रूप में, एंटीमनी होता है P4 के रूप में पाया जाता है। इनमें चतुष्परमाणु अण बन जाते हैं, तो इनमें अण बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया, आप लिख भी सकते। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या चतुष्परमाणुक, क्या लिखोगे, इंक खत्म हो गई, चतुष्परमाणुक होते हैं। अण बनाने की प्रवृत्ति हेडिंग डाल के ये चीज़ इतनी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो तो इसके भौतिक गुण हो जाते हैं ख़त्म बेटा जी। नाइट्रोजन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, तो नाइट्रोजन को हम पढ़ लेंगे, फिर आ जाते हैं रासायनिक गुण, बस ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक है बच्चा लोग, तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। फिर इसके आगे कल पढ़ लेंगे। कल नाइट्रोजन के असंगत, नाइट्रोजन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, नाइट्रोजन कुछ अलग व्यवहार दर्शाता है, पूछ लिया जाता है पेपर में कि नाइट्रोजन के विशिष्ट गुण, नाइट्रोजन के अलग बिहेवियर होता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज भी होता है, अब इसीलिए काफ़ी सारे अलग लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इनको पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है, तो 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आज समझाएं काफ़ी है बीच पहले, इसलिए थोड़ा लेक्चर क्या हो गया, लंबा हो गया था। लंबा क्या हो गया मतलब क्या अधिक टाइम लगा, पर उतना करा नहीं पाए, बात ये थी। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लेंगे, पर समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच।